स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जहाँ पे हमने फॉर्मूलों को कैसे डिराइव करते हैं वो सीखा था। वहाँ मैंने आपसे एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था कि आप लोगों को बताना है कि मैं अब अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करवाऊँ या हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। तो बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डिमांड की थी और ये लेक्चर आपके सामने है। मैंने वो कहा था यार, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। कुछ बच्चों ने नेक्स्ट चैप्टर भी कहा, बट क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। प्लस नॉलेज के लिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ यार कि मेरी जो सर्जरी होनी है गले की, वो पोस्टपोन हो गई है 2 हफ्ते, यानी कि अब 8 जुलाई को वो सर्जरी होगी। तो 8 जुलाई को सर्जरी के बाद मैं 9 और 10 को कुछ भी नहीं बोल सकता, और बाकी आगे भी मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना होगा। तो मैं उसके लेक्चर्स पहले ही रिकॉर्ड करके रख लूँगा ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। बट आफ्टर दैट फिर आशु की आवाज़ वापस से वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग सुना करते थे लास्ट ईयर। बट सर्जरी एक माइनर से कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, कुछ सब्जेक्टिव आएंगे, या शायद सारे ही सब एमसीक्यू हैं, बट कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1 नंबर में क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ओरली हो जाएंगे। हमारे बोर्ड्स में एमसीक्यू सारे 1 नंबर के ही होते हैं, बट इतना तो आप सब समझते हैं कि कई क्वेश्चंस में दिमाग बहुत कम लगता है। बस एमसीक्यू आया, ऑप्शन पढ़े और टिक हो गया विद इन द स्पैन ऑफ 10 सेकेंड्स। नहीं, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको सॉल्व करने में समय लगता है, 1 पेज 2 पेज सॉल्व करने में लगता है, लेकिन वो भी 1 मार्क्स के ही होते हैं, 1 मार्क के ही होते हैं, सॉरी। तो घूम फिर के बात वहीं आती है। कई क्वेश्चन 1 नंबर में 5 सेकेंड में हो रहे हैं, कई क्वेश्चन 1 नंबर के 2 मिनट में भी हो रहे हैं। तो घूम फिर के बात वहीं पे ही आती है, ठीक है जी। तो आओ, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, एक बार उसके आंसर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस, कि जो 2 सवाल आपको दिए गए थे। पहला सवाल आपको दिया गया था कि जो एनर्जी है वो अगर डिपेंड करती है मास पे, जी पे और हाइट पे, तो मैंने लास्ट क्लास की क्लास खोल रखी है, आप देख सकते हो, मैं हूँ बस लास्ट में चला गया हूँ। तो आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आया होगा वो के m⁻1, g⁻1 और h⁻1। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे सही आंसर भी लिखा था, और इतने सारे कमेंट सेक्शन पे आंसर थे कि मैं सारे पढ़ भी नहीं सकता। अभी कुछ उनमें से मैं पढ़ देता हूँ। और सेकंड सवाल आपको दिया गया था कि जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेंशन पे, मास पे और लेंथ पे। तो उस हिसाब से आपका जो फॉर्मूला आ गया होगा वो के यानी कांस्टेंट, टेंशन कॉम टी, अगर आपने फोर्स एफ से भी लिखा है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, कोई बात नहीं। इनटू में आपका लेंथ आ गया होगा, अपॉन में मास आ गया होगा। अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो आपने m⁻x, g⁻y और h⁻x लिया होगा, सबकी पावर 1 आ गया होगा। यहाँ पे आपकी जो t⁻x अगर आपने ली होगी तो x की पावर हाफ आ गई होगी। यहाँ पे l की पावर भी हाफ आ गई होगी, जिसको आपने लेटर सपोज अगर l की पावर को z लिया तो हाफ आ गया होगा, लेकिन m की पावर आपकी माइनस हाफ आई होगी। अब माइनस का मतलब नीचे, लेकिन हाफ का मतलब अंडर रूट हो जाता है, ठीक है जी। तो काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर जो हैं वो सही दिए थे। कुछ अगर मैं कमेंट सेक्शन पे बताऊं, सबसे टॉप कमेंट जो इस वीडियो पे है, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, वो है कि यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू फॉर दी एफर्ट्स। यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थैंक यू बोला करो कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, इस चीज़ के बहुत पैसे मिलते हैं। तो थैंक यू नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया यार। और सेकंड सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट जो है वो, सर न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन करवा दीजिए, एंड एट द एंड लेक्चर वाज वंडरफुल, जस्ट लव इट। तो यार थैंक यू। बाकी दीप सिंह जी ने आंसर दिए हैं इसके, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जो मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है। आंसर वाले अगर बोलूँ तो अभिषेक जी ने आंसर दिए, रश्मि राज तो मेरे को नाम भी याद हो गया क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में भी इन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे। इसके बाद ममता देवी जी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, और पायल मलिक 8805 जी ने आंसर दिए हैं, श्रेष्ठा अधिकारी जी ने आंसर दिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने, और अगर मैं देखूं तो आंसर्स दिए, मतलब मैं जितना नीचे जाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ बच्चों के आंसर आपको मिलते जाएंगे, और ये स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होगी। तो द पॉइंट इज कि यही मज़ेदार चीज़ है बस, ठीक है। चलो फिलहाल आज आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये क्लास में हम एमसीक्यू लेंगे, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप क्या करें,
जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूं, आप अपने सामने एक रजिस्टर खोल के रखें, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप मेरे से पहले मार्क करें, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी। और जब मैं आंसर दे दूं उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर लें। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक के देख लो, नहीं तो आप, मैं बोले जा रहा हूँ, आप मेरे से पहले आंसर लिख दो, मैं समझाऊंगा तो मेरे को देर लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो आप जल्दी करके आंसर लिख सकते हो। और जब वीडियो खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपना स्कोर जो है वो लिखेंगे, ठीक है जी। ये बहुत जरूरी है, स्कोर लिखना बहुत जरूरी रहेगा। चलिए पहला सवाल, पहले कुछ सवाल बहुत इजी आएंगे। द सिंबल टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो नापते हैं उसकी जो यूनिट होती है उसका सिंबल क्या है? तो आंसर है MOL। एक बार मुझे याद है ये सवाल एग्जाम में आया था जिसमें ऑप्शंस में एक MOLE था और एक MOL था, तो आंसर MOL होगा, क्योंकि सिंबल आपसे पूछा है, यूनिट नहीं। यूनिट जो है वो मोल है पूरी, लेकिन सिंबल MOL है। इस सवाल में ऐसा नहीं है, बट ठीक है, ये बताना मेरा फर्ज है कि अगर यूनिट पूछी जाए तो मोल आता, लेकिन यूनिट का सिंबल पूछा जाए तो MEL आएगा, ठीक है जी। कितना जल्दी सवाल हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? याद करेंगे, जो भी क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं वो डायमेंशनलेस भी होती हैं, सिवाय एंगल के। एंगल के पास यूनिट तो है, यानी कि डिग्री या रेडियन, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ एक नोट का पॉइंट भी लिख देता हूँ कि इज एंगल इज अ क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशंस। इसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो एंगल के पास यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होते। तो इनमें से मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ऑब्वियस से बात है इसके पास तो डायमेंशंस होते हैं, विच इज ml-3 T0। टाइम पीरियड इज 1/टाइम, विच इज 1/टाइम, तो हो गया इसका टाइम इनवर्स, यानी M0L0T0 T-1। सरफेस टेंशन के भी डायमेंशन होते हैं, लेकिन वहीं पे देखो मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऐसा है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन है। तो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन, तो एंगल आंसर ना होता, फिर कोई और ऑप्शन दिया होता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन में एनर्जी? फोर्स अपॉन में एनर्जी की क्या यूनिट होती है? करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी यूनिट लिख लो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, ये आपकी चॉइस है। मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे डायमेंशंस निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फोर्स के डायमेंशंस जो होते हैं वो ML-T-2 होते हैं, और एनर्जी के डायमेंशंस ML-T-2 होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली L इनवर्स आ जाएगा। अब L इनवर्स का मतलब जो लेंथ है उसका इनवर्स, तो सेकंड इज नॉट द आंसर, मीटर इनवर्स इज द आंसर, केजी मीटर स्क्वायर नहीं, लेंथ इनवर्स है तो आंसर मीटर इनवर्स हो गया। शुरुआत का सवाल बहुत इजी सॉल्व होने वाले है ना भाई। हम्म हम्म तो आई होप अभी तक आपके तीनों सवाल सही हो, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। चौथा, अरे यार ये तो बच्चों का सवाल है, ऑब्वियसली बात है 10 की पावर है, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट? यहाँ बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। याद करेंगे, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन्स होता है। 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। तो हमें तो इसकी जरूरत है। तो अगर 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन्स है, ये मैंने टेस्ट भी लिया था अपने ऑफलाइन में, तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 10 की पावर 5 डाइन्स, ये 10 की पावर है, ठीक है ना, आप समझ जाना इतना तो यार, 10 की पावर 5 डाइन्स है, ये 5 नहीं है, 10 की पावर 5 है, 7 है, 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 6 है, 0 है। तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 10 की पावर 5 दिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ न्यूटन और डाइन देखा, बट 10 नहीं देखा। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 होता है, तो 10 न्यूटन का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर 6 डाइन्स हो जाएगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में भी एकदम से तो 10 की पावर 5 ही आंसर आया होगा, बट आंसर इज 10 की पावर 6, ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला सवाल, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ, देखो
काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होंगे? तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसके डायमेंशन, पहली बात तो सारी एनर्जी और डायमेंशन वर्क के बराबर होते हैं। तो मुझे आंसर तो पता है सी है, तो मैं मार्क भी कर दूंगा, लेकिन अगर आपको समझाऊं तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन ml/t-2 होते हैं बिकॉज एनर्जी है, लेकिन वहीं पे एक्सेलरेशन के L/t-2 होते हैं, फोर्स के ml, अब तक तो याद हो गए होंगे यार, और वेलोसिटी के L/t-1 होते हैं, लेकिन वहीं पे वर्क होता है ml/t-2। तो समझा रहा हूँ तो इसलिए ऐसा है, वरना तो 5 सेकंड के अंदर आंसर पता है कि सारी एनर्जी और वर्क्स के डायमेंशन, वर्क्स, वाओ नया वर्ड, सारी एनर्जी और वर्क के डायमेंशन जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी, डन है जी, ओके है जी, बढ़े आगे जी, ठीक है जी। तो अगला सवाल अगेन, ml-1 t-2, ये कौन है? ml-1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ, ये किसके डायमेंशन है? अगेन सरफेस से सबके डायमेंशन लिख लो। देखो अगर आपको याद है तो काम ही खत्म, नहीं तो लिख भी सकते हो। जैसे फोर्स होता है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? ml/t-2, तो ये तो आंसर है ही नहीं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए ml/t-2 अपॉन में एरिया L², तो इससे ml-1 t-2 आंसर आता है। तो अभी तक तो लग रहा है कि बी आंसर है, बट फिर भी सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, है ना भाई? तो फोर्स हो गया ml/t-2 अपॉन में लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो ml0 t-2, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है भाई, तो ml2 t-2 इज द आंसर, मतलब इसके डायमेंशन। सो इसके डायमेंशन जिससे मैच हो रहे हैं वो हमारा प्रेशर है। कूल है, बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। ठीक है जी, डन है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट अ कांस्टेंट विच इज नॉट डायमेंशनलेस, इसमें से कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, साइन एक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, 4/5 कांस्टेंट है। आपको बताना है जो डायमेंशनलेस नहीं है। देखो जो यूनिटलेस नहीं होता है वो डायमेंशनलेस भी नहीं होता, मैंने बताया सिवाय एंगल के। अब साइन एक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, 1/2 एक डायमेंशनलेस है, 4/5। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 आंसर जो नहीं हो सकते हैं तो ये, तो ऑटोमेटिकली चौथा आंसर हो जाएगा। बट स्टिल अगर मैं रीजन दूं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी की यूनिट होती है जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होती है। तो उस हिसाब से इसकी अगर यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके डायमेंशंस भी होंगे। अगर इसकी यूनिट है तो इसके डायमेंशन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो फॉर रिवीजन। न्यूटन के लिए हमारे पास आ जाएगा mlt-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और kg के लिए मास m-2। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, बट फिर ये आ गया हमारे पास m-1 L³ t-2। तो ये हमारे डायमेंशन आ जाए, ये हमारे डायमेंशन आ जाएंगे विच इज नॉट डायमेंशनलेस, सो बी इज द आंसर। ओहो इतनी सारी इंग्लिश, ठीक है जी, डन है। तो आई होप अभी तक सारे किए गए क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हों। अब ये क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मुझे लगता है 10 सेकंड के स्पैन के अंदर हो जाने चाहिए, बट यहाँ से कुछ ऐसे सवाल अब शुरू होंगे जिनमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये सवाल CBSE में भी आया हुआ और नीट में भी आया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने, नहीं कैसे चेक करोगे, हाँ कर सकते हो, नीट के चैनल पे मैंने नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ क्लासेस ली थी बच्चों को क्वेश्चन करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था। और अभी हमने पेड बैच में भी यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस किए हैं नीट में, तो ये क्वेश्चन कराया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है, और ये क्वेश्चन हमने अपने ही बच्चों को टेस्ट में भी दिया था जो CBSE के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ करते हैं, या आप लोग इसे प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद ईमानदारी से करना तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल SI यूनिट्स में कितनी है? 128 kg/m3। कह रहे हैं एक नया यूनिट आया जिसमें लेंथ 25 सेंटीमीटर है और मास जो है वो 50 ग्राम है। तो आपको क्या निकालना है? आपको नई डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। ध्यान सुनना, नई यूनिट के अंदर लेंथ इज 25 सेंटीमीटर और मास इज 50 ग्राम्स है। तो याद करो, तो N2 इज इक्वल टू N1, m1 अपॉन m2 की पावर x,
L1 अपॉन L2 की पावर y, फॉर्मूला तो वही लगेगा, T1 अपॉन T2 की पावर z। अब क्योंकि डेंसिटी है तो डेंसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं याद करेंगे वो मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से ml माइनस 3 T0 होते हैं। तो उस हिसाब से N1 मेरे पास कितना है 128, M1 मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ kg में पावर 1, कहाँ खड़ा हुआ हूँ मीटर में पावर माइनस 3। जाना कहाँ है मुझे, तो जाना है मुझे लेंथ में, जाना है मुझे 25 सेंटीमीटर में, और मास में जाना है मुझे 50 ग्राम्स में, ध्यान रखना। तो ये आ गया 128। अब ये केजी है लेकिन ये ग्राम। पिछली बार क्या था जब हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे, ऊपर केजी था नीचे बस ग्राम था, लेकिन इस बार ग्राम नहीं है 50 ग्राम है। ऊपर मीटर था नीचे सेंटीमीटर था, इस बार सेंटीमीटर नहीं है 25 सेंटीमीटर है। तो बस कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। तो ऊपर हमारे पास 1000 ग्राम अपॉन 50 ग्राम आ जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 128 इंटू में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 2 यानी कि 20 आ जाएगा, और ये इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 4 आ जाएगा, और ये 1/4 की पावर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो? बस अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो N2 मेरे पास आ जाएगा 128 इंटू में 20 इंटू में 1/4 की पावर 3। अब अगर मैं एक 4 को यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है जी, और 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएंगे। फिर एक और से कैंसिल करता हूँ तो ये 3 और 2 आ जाएगा, सही कह रहा हूँ? हाँ, फिर एक और से कैंसिल कर देता हूँ, कितने जीरो कैंसिल कर दिए मैं खुद ही भूल गया यार। ऐसे नहीं कर रहा मैं बच्चों वाले तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे यार, सॉरी। ठीक है, तो एक से काट दिया ये 5 आ गया, एक से काट दिया ये 32 आ गया, अभी ये एक से और कटेगा है ना, 8 4 32, तो 8 आ जाएगा है ना भाई, क्योंकि भाई 32 8 हो गया, ठीक है जी। तो 8 इंटू में 5 हमारे पास 40 हो गया इन न्यू यूनिट, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी बहुत पुअर है, एक बार चेक कर लेना। हमने पहले काटा तो 5 आ गया, फिर काटा 32 आ गया, फिर काटा तो हमारे पास 8 4 32 होता है, तो 8 आ गया, तो आंसर 40 आ गया। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? यस भाई, क्यों नहीं हो रहा है? ए ऑप्शन इज द आंसर। कितना प्यारा सवाल है, मतलब प्यारा तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत इजी है। बस एक छोटी सी चीज़ न्यू है, नई है, वो ये है कि पहले यहाँ पे केजी अपॉन ग्राम हुआ करता, लेकिन अब 50 ग्राम है। मीटर अपॉन सेंटीमीटर हुआ करता, लेकिन अब 25 सेंटीमीटर, और ज़्यादा कुछ जीवन में बदला नहीं है। ठीक है जी, डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पेड बैच में पढ़ते थे तो हमने करवाए हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्लास में नहीं करवाए इस यूट्यूब के लेक्चर्स में। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है, मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ, फिर आप इसको एक बार सॉल्व करना, ठीक है। मैं इसको पहले ए ऑप्शन कर देता हूँ। मैं पहले आपको इसका आइडिया दूंगा, फिर आप सॉल्व करना। ऑब्वियस सी बात है, सारी पावर्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है, और टाइम जो है, वो नई फंडामेंटल यूनिट्स हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ये बहुत ना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। दोबारा बोल रहा हूं, आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वही करेंगे जो करते आ रहे थे, याद करेंगे, लेट कर लेंगे कि भाई एनर्जी की पावर x है, वेलोसिटी की पावर y है, और टाइम की पावर z है। उस हिसाब से तो सरफेस टेंशन फिर मेरे पास आ जाएगा कि एनर्जी की पावर x, वेलोसिटी की पावर y, और टाइम की पावर z। अब क्योंकि हमारे पास ये आ चुका है, तो अब आपको वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। जल्दी से करो, LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस को निकालो, बराबर रखो, कंपेयर करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। ये सारी पावर है, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है, मैं मुझे गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है आप एक आध का डायमेंशन निकालो, लेट्स से एक्स का निकालो, सिर्फ वाई का निकालो, तो ही आंसर मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई की जो पावर है, मान लो सॉल्व कर रहे हो आप और -2 आ जाए, मान लो,
तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी किसी में -2 नहीं है। तो ऐसे करके आपको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी कर दो। वीडियो पॉज करके कर लो चाहे, ठीक है। शुरू हो जाए, चलो। अब हमारे पास LHS में कौन आ गया भाई, इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, तो उस हिसाब से ML0 T-2 आ गया। फिर हमारे पास कौन आ गया, एनर्जी, एनर्जी के लिए कौन, ML2 T-2 की पावर x आ जाएगा। फिर साथ में कौन है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए LT-1 की पावर y आ जाएगा। और फिर कौन है हमारे पास, टाइम, टाइम के लिए हमारे पास t की पावर z आ जाएगा। अब इसे हम कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक कि MLT की फॉर्म में नहीं आ जाता। आई होप आप सबको याद हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया m की पावर x, लो जी, x तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, l की पावर 2x प्लस y, कि नहीं, और t की पावर -2x माइनस y प्लस z, ठीक है ना। x, m की पावर x आ गया, l की पावर 2x प्लस y और t की पावर -2x माइनस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू तो सीधा सीधा 1 आ जाती है। इसका मतलब है कि a तो हमारा आंसर नहीं है, हमने उम्मीद, ओके, a हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे l 0 है और यहाँ पे हमारे पास l 2x प्लस y है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो y हमारे पास -2 आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये भी नहीं है। तो ऑप्शंस बहुत समझदारी से बनाए गए हैं क्योंकि हम x और y सॉल्व कर रहे हैं, बट हम एक एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो सवाल बचता है वो t की वैल्यू का है। तो वहाँ पे t हमारे पास -2 है और यहाँ पे t हमारे पास -2x माइनस वाई प्लस जेड है। तो -2, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है तो -2 हो गया, और y हमारे पास -2 है तो ये +2 हो जाएगा। जहाँ से हमारे पास z ये कैंसिल होके -2 हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सो आंसर ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो अब यार देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लिए तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट में ही हो जाएगा। और 1 मिनट में 1 नंबर का क्वेश्चन करना इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो, सॉरी, आपने 30 सेकेंड के अंदर अंदर भी या 10 सेकेंड के अंदर अंदर भी किए होंगे, ठीक है। और ऑल दो ये सवाल तो फिर भी 1 मिनट में अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी स्पीड है। 2 मिनट लग रहे हैं तो आप एवरेज हो, 3 या 4 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी अपनी स्पीड पे और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सवाल है, आई होप आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसे सही किया हो। चलिए, यहाँ मैं अच्छा एक स्लाइड भी छोड़ी थी मैंने, मुझे लगा था कि एक लाइन में, एक पेज में नहीं आएगा, बट ओके। सेलेक्ट द पेयर हैविंग सेम डायमेंशंस। अब यहाँ पे अगर आपको डायमेंशंस याद हैं मोस्ट ऑफ द के तो मेहनत बच जाएगी और ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं है तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मुझे इसका आंसर पढ़ते ही, देखो मैं वहाँ पे भी तो स्क्रीन लगी होती ना, मैंने जैसे ही पढ़ा मुझे इसका आंसर पता चल गया, लेकिन मैं ऐसा बिहेव करता हूँ चलो कि मुझे नहीं पता है इसका आंसर, तो फिर हमें क्या करना है, तो सबके डायमेंशन निकालने हैं। अब ए पार्ट में अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, और आई होप एनर्जी के डायमेंशंस आपको याद हो गए हों, ML2 T-2। और वहीं पे सरफेस टेंशन के अभी हमने निकाले थे, फोर्स अपॉन में लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ML0 T-2। तो भैया इसके तो डायमेंशन सेम नहीं है। वहीं पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू में लेंथ, है ना। इस हिसाब से इसके डायमेंशन ML2 T-2 आते हैं। और एनर्जी के भी, पोटेंशियल एनर्जी है तो ML2 T-2 ही आएंगे। तो उस हिसाब से आंसर भी तो लग रहा है, बट आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मोमेंटम के लिए बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, उस हिसाब से MLT -1 डायमेंशन आ जाएंगे। और वहीं पे फोर्स आपको पता ही है, ML2 T-2 हो जाएगा। तो सी भी आंसर नहीं है। और वहीं पे प्रेशर के डायमेंशंस ML-1 T-2 फोर्स अपॉन एरिया, और एनर्जी अपॉन टाइम में एनर्जी ML2 T-2 होता है, और टाइम एक और आ जाएगा तो T-3 हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता है। सो द आंसर इज
टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन समझाने के साथ साथ ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो रहा है, और आपने तो शायद जिनको डायमेंशंस याद हो गए हैं अभी, नहीं तो देखो आप पूरा चैप्टर आगे बढ़ोगे, आपको पूरी किताब करनी है, वहाँ पे आप टॉर्क भी सीखोगे क्या होता है, तो फिर तो आपको ओरली ही इनके डायमेंशन पता होंगे। तो 10 सेकंड से ऊपर का ये सवाल नहीं है। ठीक है जी, डन है जी, हो गया जी, पक्की बात है जी, आगे बढ़ते हैं जी, चलिए ठीक है। फॉर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई टी की पावर -2 इज इक्वल टू एनर्जी। आपको डायमेंशंस ऑफ x और y निकालने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पहली बारी में समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। अब याद करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो रही हैं तो उनके डायमेंशंस भी बराबर होंगे। याद है ना भाई। तो यहाँ पे एनर्जी और एक्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स और एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होने चाहिए, और एनर्जी के डायमेंशंस ml2 t-2 होंगे। तो ये तो पक्का है कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 0 है। बाकी अरे स्मार्ट ऑप्शंस बना रखे हैं बिकॉज हम एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। अब अगर आगे बढ़े तो वहाँ पे एनर्जी और इसके डायमेंशन बराबर होने चाहिए, यानी y के डायमेंशन इंटू में t की पावर -2 के डायमेंशन बराबर होने चाहिए एनर्जी के डायमेंशन के, विच इज ml2 t-2। तो यहाँ से t-2 से t-2 कैंसिल हो जाएगा, तो y के डायमेंशन आ जाने चाहिए ml2, t है ही नहीं तो t0। अब ml2 t0 कहाँ पे है, ml2 t0 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, सो ए इज द आंसर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाला सवाल। ठीक है, ओके, बढ़िया है। चलिए अगेन यहाँ पे भी एक स्लाइड हमने ज़्यादा ली। अब ये जो सवाल है, जो कि हमारा आज का क्या आखिरी सवाल है, यस ये हमारा आखिरी सवाल भी है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप लोग इसको ईमानदारी से सॉल्व करें। बहुत प्यारा सवाल है। द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ, अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस का रेशियो निकाल दूं, तो ये अगेन नीट में भी आया हुआ सवाल है। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि अगर आपने चारों लेक्चर ढंग से देखें तो आप नीट वाले सवाल भी कर पाओगे। पॉइंट समझना, ठीक है ना। मतलब नीट में ऑब्वियस बात है एरर वगैरह भी आता है, तो वो वाला हिस्सा जो है हमारे सीबीएसई में नहीं है। ऑल्दो हमने अपने पेड बैच में वो एरर वाला टॉपिक भी कराया है, हम पेड बैच में डिलीटेड पार्ट भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को एंट्रेंस पे भी जाना है तो वहाँ पे भी होगा, है ना। तो ऐसा है। चलो फिलहाल प्लैंक्स कांस्टेंट अगर आपको अभी तक नहीं पता है, आपने अभी तक सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जूल सेकंड, इसकी यूनिट होती है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर होता है। ये मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर होता है। तो अब मैंने आपको क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के फॉर्मूले बता दिए हैं, यूनिट बता दिए, तो अब आप इनका रेशियो निकाल के आंसर दे सकते हो। जल्दी करो, 1 मिनट दे दिया मैंने पूरा आपको, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो। तो प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग h से दिखाते हैं अगर पता हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से दिखाते हैं इनकेस अगर पता हो। तो प्लैंक कांस्टेंट है जूल सेकंड, तो जूल के लिए ml2 t-2 और सेकेंड के लिए t, अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², m के लिए मास और r मतलब l²। तो यहाँ पे ऊपर तो मेरे पास आ जाएगा ml2 t-1 और नीचे आ जाएगा ml2। तो ml2 से ml2 कैंसिल हो जाएगा, t-1 आ जाएगा। t-1 मतलब 1/टाइम, 1/टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो आंसर फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सबको पता होगा, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। तो उस हिसाब से इसके डायमेंशन t इनवर्स होंगे, जो कि इसके बराबर है वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टाइम नहीं। ठीक है जी। अगर किसी को एंगुलर मोमेंटम नहीं पता तो ये MVR है, फिजिक्स में आगे जाके
सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में आएगा। थोड़ा बहुत स्कूल में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया जाएगा, बट ठीक है, MVR होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ सवाल किए। आई होप आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ठीक किया होगा बिना किसी गलती के। अगर हमने यहाँ पे कितने सवाल किए हों मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे 15 सवाल किए या 13 सवाल किए, तो उसमें से अगर 10 नंबर ले लेते हैं, अगर आपके 70 से ज़्यादा % क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप अभी अच्छे ट्रैक पे हो। आप इसको 9 या 10 तक लेके जा सकते हो बड़े आराम से। लेकिन अगर आपके 5 से कम क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ पे, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, बस आपको लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको दोबारा गो थ्रू करो, डायमेंशन फॉर्मूले याद करो, फिर वापस से जब आओगे ना जो, तो फिर आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे। मैं लिखित में कह सकता हूँ आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लल्लू हो, इसका मतलब ये है कि आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है बस। वो बहुत आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है जी। तो हाँ, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।